हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेल आखिर है क्या, व्हाट इज सेल। तो बच्चों सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बींग्स का। मतलब जो हमारा लिविंग बींग्स हैं, हमारे लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, तो उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, सेल का। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो है पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो इन द सेम मैनर जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है, सेल से। सेल से क्या बनता है बच्चों, सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन द ऑर्गेनिज्म विल गोइंग टू बी फॉर्म, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और वो फंक्शनल यूनिट भी लाइफ की है, मतलब जो हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो भी किसकी हेल्प से होते हैं बच्चों, तो वो भी हमारी सेल की वजह से होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो एवरी फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो कोई भी हमारा फंक्शन जो हमारा ऑर्गेनिज्म करता है तो वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ सेल, ठीक है। सेल की एक्टिविटी की वजह से ही वो वर्क कर पाता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म हमारे टू टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए, ठीक है, लाइक अमीबा, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल सेल से, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, ठीक है। मल्टीसेलुलर में जो कि मोर देन वन सेल से बने हो, ठीक है, लाइक ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की। तो सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने जो है एक थिन स्लाइस की कॉर्क ली और उसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं कंपार्टमेंट्स के बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। छोटे छोटे एकदम कंपार्टमेंट लेटेड रूम्स टाइप के थे, ठीक है। तो उनको उन्होंने सेल नाम दिया। उसके बाद एंटोन वैन लुइक थे, इन्होंने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। सेचलिडन एंड सेचविन जो 1838 टू 1839 थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे। अम, हाँ, सेल थ्योरी की बात करेंगे तो ये किसने दी थी, थियोडर सैचविन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो है सेल थ्योरी हमारी तीन मेन प्रिंसिपल से काम करती है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो हमारे मिलके बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। और दूसरी चीज़, ठीक, जो हमारा सेल है वही स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी हमारे सेल हैं वो प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। मीन्स मतलब पहले से हमारा कोई सेल मौजूद है और उस सेल से हमारा नया सेल बन रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम कहेंगे कि ये है नया सेल हमारा प्री एक्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सेल थ्योरी हो गई, ठीक है। अब सेल की साइज और शेप की बात करें तो अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के हमारे सेल्स होते हैं। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारा माइकोप्लाज्म है, जो कि 0.1 माइक्रोन, बहुत छोटा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल है, जो कि अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक होता है। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है और वो नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे नर्व सेल्स को कंसिस्ट करता है, जिससे हमारा मैसेज एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तो फिर दूसरे बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो वो नर्व सेल्स की हेल्प से हो पाता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसमें जो सेल होता है, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। बाकी शेप की बात करें तो अलग अलग शेप के तरीके होते हैं, जैसे ह्यूमन आरबीसीज हमारे सर्कुलर और बाइकॉनकेव होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आरबीसी सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। तो ये बाइकॉनकेव इसलिए होते हैं कि जो है ये अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्मूथली एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक पहुंच पाए, ठीक है। समझ में आई बात। ठीक है। और नर्व सेल इतने लॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इम्पल्सेस यानी कि मैसेजेस, आप समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs ये हमारे अमीबॉइड शेप के होते हैं और ये क्या करते हैं,
जर्म्स वगैरह से फाइट करने का काम करते हैं। आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आगे दे रखा है सेल का स्ट्रक्चर। हाँ, ये देखिए आप सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, आउटर बाउंड्री। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आउटर बाउंड्री है। ठीक है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर, क्या है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे बना हुआ है। और ये हमारी, ये इधर साइड में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की बनी हुई है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि हमारी सेल में फिल्ड होता है। समझ में आई बात, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये व्हाइटिश सब्सटेंस जो दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, ये इसके अंदर जो फील्ड है सारे ऑर्गेनल्स वहाँ पे हैं, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अब एक चीज़ और, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जबकि एनिमल सेल होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो सेल वॉल है। ठीक है, इसमें सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल है तो ये कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, समझ गए बच्चों यहाँ तक। ठीक है, और ये हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारी गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हमारी अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, और ये जो आउटर वाली कवरिंग है ये हमारी सेल वॉल हो गई। ठीक है, तो ये आपको प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी सेल वॉल। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो फिर हम आगे की बात करेंगे। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, तो ये सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल को ये कवर करती है। ठीक है बच्चों, ये सेल को कवर करती है और ये बहुत थिन होती है, पतली सी होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है, ये उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर अलाउड करती है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है और उन्हीं चीज़ों को एग्जिस्ट करती है, सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है, 7 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। ठीक है, और ये लिपिड की बनी होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके फॉर्मेशन में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो ये शेप और साइज को मेंटेन करती है सेल के। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती, जो उसको रिक्वायरमेंट है वही चीज़ इनसाइड इंटर करेगी। और जो हमारा सेल कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है और इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। ठीक है, और सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का इंश्योर करती है। तो इतने सारे आपके काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे न्यूक्लियस के, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल ओवल ऑर्गेनल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अभी हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे क्या होते हैं, इसका हम डिस्कशन अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो देखिए स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल ओवल शेप का हमारा शेप है इस न्यूक्लियस का। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने इसको 1831 में डिस्कवर किया। इसमें मेन कंपोनेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर आते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, मैंने आपके लिए इसको जूम किया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, ये कवरिंग कवरिंग देख रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं हमारे क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है, इसमें जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियो प्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ ठीक है, तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, छोटी छोटी इसमें पोर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वैसे तो बहुत माइन्यूट है, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, जो हमारा मटीरियल होता है, ठीक है, उनका एक्सचेंज एक्सचेंज में काम करते हैं। ठीक है, मटीरियल इससे एक्सचेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, समझिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आई बात, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो फील्ड हमारा लिक्विड है और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा फील्ड लिक्विड है, ठीक है, उनके बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक और बात चीज, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, हमने बताया था कि अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल है, जिसके छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसमें डॉट डॉट बने हुए हैं, ये हमारे राइबोसोम्स है। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहां पे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं डॉट्स, ठीक है, जो छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे कोई भी हमारा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो इसका काम, मेन काम यही होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, समझे, तो मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, बाकी और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है इसकी हेल्प से मूव भी करते हैं। तो ये चीज़ दो फंक्शन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा शेप होता है, आप रॉड शेप्ड, ठीक है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसकी आउटर वॉल हमारी स्मूथ होती है और इनर वॉल हमारी फिंगर लाइक शेप, जिनको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा, एक मिनट, हम्म ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ये हमारी इसकी आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। ठीक है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं इधर इनसाइड, ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन हमारी क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टाई। ठीक है, ये क्रिस्टाई आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चर्स बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। तो ये इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्मूथ भी होती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, एनर्जी को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करती है हमारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या आप बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। इट प्रोवाइड द ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक, तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब होता है ट्रू, पूरी की तरह डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है। साइज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, यहाँ 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वहाँ पे डीएनए का शेप सर्कुलर होगा और यूकैरियोटिक में लीनियर शेप का डीएनए होगा। ऑर्गेनल्स यानी कि सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम का जो साइज होगा वो 70s यानी कि छोटा होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s बड़ा होगा। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी लर्न करते ही चलना है, ठीक है। तो ओके बच्चों, ठीक है, कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।